हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूं मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रही है जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिए। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा है, मैंने प्ले लिस्ट दे दी है, आप उस सारे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप उन सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो पेडागोजी का जो 75 मार्क्स आता है उसमें आप बेहतर करेंगे। आप कम से कम 70 के आसपास ले आ सकते हैं अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो। और एक और बात मैं बता देता हूं कि यही वो तरीका है सब्जेक्ट पेडागोजी को करने का जिस तरीके को फॉलो करके मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। और अगर आप भी इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपका भी बेहतर मार्क्स आ सकता है, हो सकता है मुझसे भी बेहतर मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रिक्स के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताऊंगा कि पेडागोजी को कैसे सॉल्व करना है। हर सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी का अपना ट्रिक होता है, तो ये चीज़ जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था, जो लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं तो वो ये जानते होंगे कि जब दशमलव संख्याओं का, ये मैंने ट्रिक बताई थी, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी दशमलव संख्याओं को पढ़ाने की बात होती है तो हमेशा सीटेट ने, आप बहुत सारे तर्क दे सकते हैं लेकिन हमेशा सीटेट ने क्या माना है, ग्राफ पेपर को बेस्ट माना है। थोड़ा सा सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करते चलेंगे जिससे कि ये आंसर्स आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हमेशा जब भी दशमलव संख्याओं की बात होती है तो ग्राफ पेपर को बेस्ट माना गया है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था उस बार भी कि ये ग्राफ पेपर होता है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं तो आप दशमलव को आसानी से गिन सकते हैं। एक कॉलम 10 ब्लॉक्स में बटा हुआ होता है छोटे छोटे, तो आप आसानी से गिन करके दशमलव संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगला बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार सीटेट में रिपीट होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था वो किसी और सन में आया हुआ था और जो इस वीडियो में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन किसी और सन में आया हुआ था। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो गणित की पहेलियों के बारे में इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, तो इसमें जब देखेंगे आप तो कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को केवल नहीं पहचानना है। जैसे गणित की पहेली अगर मान लीजिए दी जाती है तो सिर्फ आप प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों के ऊपर ही क्यों ध्यान देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मनोरंजन प्रदान करने में, मनोरंजन के और भी कई साधन होते हैं तो पहेली ही क्यों देते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, तो आप परखेंगे तब ना जब उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाता है क्या, कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। प्रोत्साहित एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है जो हमेशा सीटेट में जब आता है तो आप एक तरह से समझ जाइए कि 60% चांस बन जाता है कि वही आंसर सही होगा, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ सीटेट के लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आपको बहुत हमेशा हेल्प करेंगी, सीटेट के पेपर में हेल्प करेंगी। आप इन ट्रिक्स को हर प्रीवियस ईयर पेपर में फॉलो कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मैंने बार बार कहा है, फिर से कह दे रहा हूँ, नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। आप झटके में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कौन सा है, तो आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, आपको लगेगा कि यही है तो आप इसको टिक कर देंगे, जबकि पूछ रहा नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ावा देना, और चौथा है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में जो गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो एक तरह से ये है कि उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराने का ये उद्देश्य नहीं है। बच्चे को क्या है, बच्चे को एक तरह से, पूरी तरह से बच्चे को सोच विचार की प्रक्रिया में गणित को इन्वॉल्व करना,
उसके अलावा उसके क्या कहते हैं गणित का वर्णन करना वो सीख जाए, उसके अलावा समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ावा देना। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक। और जो चौथा ऑप्शन है उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पे आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों को गणित से जोड़ करके देखना स्टार्ट करे, इस वजह से ये ऑप्शन सही है और यही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कि कौन सी निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और अगला संकल्पनाओं को मूर्त रूप से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये ज़्यादा सही है कि जो भी संकल्पनाएं हैं, जो भी आप थ्योरीज, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को गणित में, तो क्या है पहले उनको मूर्त से पढ़ाएं और मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा बात कर लेते हैं अगर, तो उच्चतर कक्षाओं के संबंध जोड़ना चाहिए, तो ये भी सही ही है, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर, मैंने बार बार कहा है, बेस्ट सूटेबल आंसर आपको लेकर के चलना है। तो ये जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित तो कर ही नहीं सकते आप। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सरल से जटिल होता है, जटिल से सरल तो जाएंगे नहीं। पहले ही बच्चे को कैलकुलस पढ़ा दें, उसके बाद बोलें बाबू जोड़ा कैसे जाता है देख लो ऐसे, तो ये गलत है, ठीक है। इस वजह से चौथा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ठीक। अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है। अब ज्यामितीय समझ विकसित करनी है बच्चे के अंदर, तो कौन सा श्रेणीक्रम सही है। तो अब यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस पे चर्चा करते हुए चलूँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे? सबसे पहले क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में एक मानसिक चित्रण बनेगा, यानी कि एक ज्यामितीय समझ अगर विकसित करनी है तो एक ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बच्चे के माइंड में एक चित्र बनेगा, ठीक। उसके बाद उसका वो विश्लेषण करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद आप औपचारिक रूप से उसे नियम बताएंगे और नियम बता करके उसे अनौपचारिक रूप से सब पे वो लागू कर देगा। तो ये तरीका सही होता है ज्यामितीय समझ विकसित करने का। इसमें क्या है कि औपचारिक, ये तो एकदम आपको क्लियर होगा कि मानसिक चित्रण सबसे पहले होता है, तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में मिल जाता है। विश्लेषण पहले उसके बाद होना चाहिए, यानी कि जब वो दिमाग में एक चित्र बना लिया तब उस चित्र को समझने के लिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके आगे वो समझने की कोशिश करता है। तो इस वजह से विश्लेषण जो है वो सेकंड पे होना चाहिए। औपचारिक निगमन इस वजह से नेक्स्ट आ रहा है क्योंकि एक तरह से आप जो है बच्चे ने उसको समझ लिया है जब तोड़ तोड़ करके, तो आप उसे औपचारिक रूप से नियम बताएंगे और नियम बताने के बाद वो उसे सामान्य रूप से सभी चीज़ों में लागू कर लेगा, और उसके बाद लास्ट में जा कर के अनौपचारिक रूप से वो सामान्य रूप से सभी चीज़ों में लागू करेगा। यहाँ पे आपने उसे नियम बता दिया और लास्ट में जा कर के वो सामान्य रूप से उस तरह की दिखने वाली सभी चीज़ों के रूप में लागू कर देगा। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने उसे एक बॉक्स दिया क्या मतलब आपने उसे कहा कि अपने बॉक्स के बारे में सोचो। सोचने के बाद उसने उसका विश्लेषण किया कि वो कैसा दिखता है, उसका राइट से कैसा है, लेफ़्ट से कैसा है, वो बॉक्स कैसा दिखता है। उसके बाद आपने उसे नियम बता दिया कि ये जो बॉक्स है ये ऐसे शेप को क्यूबॉइड कहते हैं। अब उसने अनौपचारिक रूप से निगमन कर दिया कि अच्छा ये बॉक्स को क्यूबॉइड कहते हैं, अगर घनाभ कहते हैं, तो जो इस तरह की जितनी चीज़ें दिखती हैं वो घनाभ ही उनको कहा जाएगा। वो उसने औपचारिक निगमन कर लिया, ठीक है। इस वजह से चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या फिर बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। दोस्तों आप एक काम किया कीजिए, जब मैं ये क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ जितने देर में, आप अपने माइंड में उनके आंसर सोचा कीजिए और लास्ट में वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आप कमेंट करके बताया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरी बातें आपके पास तक पहुँच पा रही हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए क्या है कि
9 के बाद शून्य का परिचय दीजिए, तो ये ठीक भी है लेकिन कुछ हद तक ठीक नहीं भी है। ठीक है, एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर समय आप 1 से 9 तक पढ़ा दीजिए उसके बाद ही शून्य का परिचय दीजिए, बच्चा उससे पहले शून्य की परिकल्पना ना जाने। ठीक, अगला बात कर लेते हैं, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो ये तो गलत है। जब आप स्थानीय मान सिखाएंगे कैसे, जब आप 1 से गुणा, 10 से गुणा, 100 से गुणा करना पड़ता है ना, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। तो इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आप बच्चे को कहेंगे, सबसे पहले देखो पहला नंबर होता है 0। 0 आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर आपने उसे कहा कि पहला नंबर 1 होता है, सबसे पहले आप 1 ही पढ़ाते हैं बच्चों को, 1 होता है, तो आप उसे दिखाते हैं ये 1 उंगली, ये 1 पेंसिल, ये 1 मैं या 1 तुम, तो ये 1 है। और आप 0 कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये 0 है? वो तो समझ ही नहीं पाएगा। भाई अमूर्त चिंतन तो डेवलप बाद में होता है ना, पहले तो बच्चा मूर्त चिंतन करता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। कैसे कि संख्या का ज्ञान विकसित हो गया एक हद तक, उसके बाद शून्य का परिचय दे। जैसे बच्चा 1 जानने लगा, अच्छा ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। पहले नेचुरल नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद जो है बच्चे को बताया जाता है कि इन सारी संख्याओं के साथ एक और संख्या होती है शून्य। ठीक, तो इस वजह से प्राकृतिक सबसे पहले पढ़ा करके तब उसके बाद संख्या ज्ञान विकसित करने के बाद ही शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। अब बच्चों को यह सिखाना है कि आधा क्या होता है। ठीक, तो अब इसके लिए कुछ योजना बनाई गई है। चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, आधे का चिन्ह ऐसे होता है ना, आधा। उसके बाद बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, और या फिर कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। अब ये 4 चीज़ें उसने की हैं। ठीक, अब इन चारों में से कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, यही वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होगा कि मूर्त पदार्थों को आधे में आपको विभाजित करना पड़ेगा। सबसे पहले मूर्त, तो यानी कि सबसे पहले 3rd होना चाहिए। ठीक, अब यहीं पे आप चाहें तो छांट सकते हैं, ये देखिए यहीं पे आप चाहें तो छांट सकते हैं। सबसे पहले उसे मूर्त चीज़ें आधे में डिवाइड करनी पड़ेगी, तो यानी कि यहाँ पे 3rd बाद में है, यहाँ पे 3rd बाद में, ये दोनों चले गए। अब बचा क्या, ये और ये, यानी कि ए और बी ऑप्शन बचा। अब उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो करेगा एक तरह से चित्र दिखाएगा बच्चों को। चित्र दिखा करके वो ये कहेगा कि आधा अगर हमने किसी चीज़ को तोड़ दिया था, अगर चित्र के माध्यम से दिखाएगा, अगर हम किसी चीज़ को आधा कर देते हैं तो वो कैसा दिखता है। ठीक, जिन चीज़ों को तोड़ नहीं सकता उनको चित्र के माध्यम से दिखाएगा। तो ये पहला हो गया और फिर ये हो गया, यानी कि 3rd के बाद 1st आना चाहिए। अब हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टिक नहीं करना है। अब करना क्या है, आपको बाकी दोनों चीज़ें फॉलो करवानी है कि हाँ सही है या गलत है। तो चलिए, उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, ये सही है। कहानी शब्दों के आप सबसे पहले मूर्त दिखा दिया, उसके बाद चित्र दिखा दिया, उसके बाद कहानी बता दिया, उसके बाद आधे का चिन्ह लिखाया। अगर हम इसको फॉलो करते तो क्या था कि बच्चों को चित्र नहीं दिखाया गया, बच्चों को पहले ही कहानी बता दी गई, तो एक तरह से उनके माइंड में वो इमेज नहीं बन पा रही थी। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जा रहा था। ठीक है, माइंड में इमेज बनना ज़रूरी है, बच्चों के दिमाग में एक सोच विकसित होनी है उस चीज़ की। इस वजह से वो ऑप्शन गलत हो गया और ये सही हो गया। यानी कि आधा सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि मूर्त चीज़ें, फिर चित्र, फिर उसके बाद कहानी, फिर उसके बाद चिन्ह। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।